हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्या होते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो पहले हमने एक्यूरेसी के बारे में बात किया, प्रिसिशन के बारे में बात किया, राइट, और रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ये सब हमारे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो हम एक बार कॉन्सेप्चुअल समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ही था पिछला वीडियो, थ्योरी पूरा समझ गए, डेफिनेशन समझ गए सबका। तो वो काफी ज्यादा बिल्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जब डील करेंगे, जैसे पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, ये सब के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, तब मैं सेंसिटिविटी जैसे टर्म्स और ये सब रिजोल्यूशन जैसे टर्म्स, डिजिटल वोल्टमीटर, ये सब में यूज करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो चीज हमने वहां पे डिस्कस किया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर अटेम्प्ट करता हूँ, और साथ ही मैंने क्या किया कि उस टॉपिक पे तो मैंने क्वेश्चंस रखा ही, प्लस मैंने टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर भी क्वेश्चंस रख दिया, क्योंकि वो भी थ्योरी ओरिएंटेड था। तो थ्योरी ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन मिलेंगे और टाइप्स ऑफ एरर पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही इजी लेवल में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको डिलीवर कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट। देखो, एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है ऑलवेज एक्यूरेट है, ये बोल रहा है पहला केस। मतलब कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो क्या वो गारंटी कर रहा है कि वो एक्यूरेट होगा हमेशा? जी नहीं। इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से इसका देखा था रीजन कि क्यों प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर में अगर आप भूल गए होंगे, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक करंट लूं, 10 एम्पियर का करंट लूं, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर लूं, ये क्या है? ट्रू वैल्यू है करंट की। अब अगर मैं इस 10 एम्पियर को मेजर कर रहा हूं एक इंस्ट्रूमेंट से, कितने बार मेजर कर रहा हूं? सपोज करो 5 बार मेजर कर रहा हूं। इसी 10 एम्पियर को मैं 5 बार मेजर कर रहा हूं एक इंस्ट्रूमेंट से, तो वैल्यूज क्या क्या आई? 9.8, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको मैं लेता हूं 13.1, 13.2, 13.0 एंड 12.9, राइट, और ये 13.3 ले लेता हूं, ठीक है। ये 5 वैल्यूज आई, ठीक है। तो यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा मेन करंट था 10 एम्पियर का, पर यहां पे वैल्यूज क्या आ रही है? 13 के रेंज में आ रही है, मतलब कि एरर आ रहा है कुछ। पर इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मीटर है ना, ये मीटर जो है एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट है, पर प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज तो है, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है? पास पास है, सारी वैल्यूज पास पास है, इसका मतलब कि क्या है? बट प्रिसाइज। तो यहां पे प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है, इसका मतलब कि क्या? प्रिसिशन कभी भी एक्यूरेसी को गारंटी नहीं करता। इसका मतलब कि क्या? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट? नो, इट इज फॉल्स, ठीक है। तो अब ये ए गलत हो गया, बी का चेक करते हैं सही है कि नहीं। Precision instrument is one where the degree of reproducibility of measurement is very good। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है क्या? रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये दोनों को चेक करता है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो वो रिपीटेबिलिटी दिखाएगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी दिखाएगा, मतलब कि वो चाहे इन्वायरमेंट सेम हो या चाहे इन्वायरमेंट सेम ना हो, दोनों केस में ही अगर 10 एम्पियर है तो वो जो करंट मेजर कर रहा था वो बार बार उसको रिपीट करेगा, बार बार रिप्रोड्यूस करेगा उसी वैल्यूज को ही, ठीक है। पर ये गारंटी नहीं है कि जो वैल्यू बार बार दे रहा है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। तो यहां पे एक्यूरेट नहीं होगा, ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब डेफिनेटली वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को दिखा रहा है, इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर? देखो, टाइप्स ऑफ एरर में मैंने बात की थी सिस्टमैटिक एरर का। एरर कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, ग्रॉस एरर। एरर ड्यू टू एरर कॉमन टू ऑल ऑब्जर्वर्स, सिस्टमैटिक एरर। एरर ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड कॉज, क्या था आपका? रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या था? इंस्ट्रूमेंट की गलती से जो हो रहा था। इन्वायरमेंटल एरर क्या था? जो एरर इन्वायरमेंट के कारण होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्ट्रे फील्ड, ये सब।
थर्ड क्या था आपका ऑब्जर्वेशनल एरर था, जिसमें हम पैरेलैक्स एरर के ऊपर बात किए थे। तो आपको एरर पूरा याद आ गया होगा अगर आप भूल गए होंगे तो बताओ सिस्टमैटिक एरर कौन कौन सा है? क्या ह्यूमन एरर सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं? जी नहीं, ये आता है आपका ग्रॉस एरर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होता है, ये आता है आपका ग्रॉस एरर, राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन पूरा रॉन्ग है। नाउ इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन मतलब कि अगर आपको 10 एम्पियर का करंट मेजर करना था, आप 100 एम्पियर लगा दिए या 1000 एम्पियर लगा दिए, तो उसमें लिमिटिंग एरर बढ़ गया। आपका लिमिटिंग एरर बढ़ गया तो एरर किसके ऊपर गलती हुआ? आपकी जिम्मेदारी थी, आपने गलत एप्लीकेशन अप्लाई किया। वहीं पे अगर सपोज करूं वॉट मीटर का कनेक्शन जो था वहां पे लो पावर फैक्टर वॉट मीटर चाहिए था, पर आपने हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो अगेन किसकी गलती? आपकी गलती। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी आपका ग्रॉस एरर का एग्जांपल है, ना कि सिस्टमैटिक एरर का। ये भी आपका क्या है? ग्रॉस एरर का एग्जांपल है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रॉस एरर हो गए, क्योंकि ये ह्यूमन की मिस्टेक्स के कारण हो रहा है। एरर ड्यू टू वॉर्न पार्ट्स, वॉर्न पार्ट्स मतलब कि क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्टिव पार्ट है, कुछ चीज टूटा है, स्प्रिंग थोड़ा सा ढीला है या मैग्नेट उसका वीक है, तो वो केस क्या हो गया? आपका सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। और इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके अंदर आता है? सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है, राइट। तो ये थर्ड केस हमारा सही होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है और इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा सिस्टमैटिक एरर के अंदर आ रहा है। नाउ एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्ट्रे फील्ड, ये भी क्या है? ये हमारा इन्वायरमेंटल एरर है। इन्वायरमेंटल एरर भी किस में आता है? ये आता है आपका सिस्टमैटिक एरर में आता है। तो ये भी थर्ड एंड फोर्थ मतलब कि क्या? 3 and 4 बोथ 3 and 4 कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर। तो आपको आइडिया हो गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो थर्ड क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर इन द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स इन। देखो अगर आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, उसको गलत अप्लाई कर रहे हो, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे सेकंड केस टाइप का, कि अगर गलत अप्लाई कर दिए, गलत रेंज का मीटर ले लिया या कोई जो जरूरत था उसके जगह कुछ और ले लिया, तो आपने क्या किया? आपने कौन सा एरर कमिट किया यहाँ पे? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। तो देखो ये देखो इंस्ट्रूमेंट एरर तो नहीं होगा, रैंडम एरर भी नहीं होगा। एरर तो रैंडम एरर किसके कारण होता है? ये होता है अनआइडेंटिफाइड कॉज के कारण होता है। तो यहाँ पे तो कॉज हमको पहले से ही पता है, तो ये तो नहीं होगा। सिस्टमैटिक एरर भी नहीं होगा, सिस्टम की कोई गलती नहीं, हमारी गलती थी, क्योंकि हमने एप्लीकेशन ही ढंग से यूज नहीं किया उसका इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस एरर, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। नाउ फोर्थ क्वेश्चन अगर हम नोट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए आइए साथ में सॉल्व करते हैं इसको। अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट करंट मेजरमेंट्स टेकन बाय 4 ऑब्जर्वर्स, 4 ऑब्जर्वर यूज किए हैं, वाज रिकॉर्डेड एज, 4 वैल्यू यहां पे मेरे को दिख रही है, ये देखो 117.02 मिली एम्पियर, 117.11 मिली एम्पियर, 117.108 मिली एम्पियर एंड 117.03 मिली एम्पियर। ये 4 रीडिंग्स आई है हमारे पास। What is the average range of error? देखो यहां पे क्या हो रहा है? रैंडम एरर है और रैंडम एरर को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करते थे? किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते थे, मतलब कि क्या डिफरेंट ऑब्जर्वर्स थे, तो 4 ऑब्जर्वर्स हैं इस केस में। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है, x1 हो गया, ये x1, x2, x3 और ये x4, ये रीडिंग्स वैल्यू आ गई। और इसी में अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को देखो हमको क्या पूछा जा रहा है? एवरेज रेंज ऑफ एरर। तो एवरेज रेंज ऑफ एरर क्या था? एवरेज रेंज ऑफ एरर था हमारा, एवरेज रेंज ऑफ एरर इज नथिंग बट, क्या था आपका? एक्स मैक्स माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम अपॉन 2, राइट। तो ये था हमारा एरर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स बार कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम बाय 2। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कौन सी रीडिंग है मैक्सिमम वैल्यू? ये मुझे दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू शायद, है ना, ये एक्स मैक्स है। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है मिनिमम वैल्यू, एक्स मिनिमम। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसका, तो मुझे क्या दिख रहा है? ये किसके इक्वल हो गया? आपका 117.11 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? 1117.02,
बाई टू। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना, 17 माइनस 11 माइनस 0.2 कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 0.09, ठीक है, 0.09 के इक्वल हो रहा है, डिवाइड बाई टू विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 0.045, ठीक है, ये करेक्ट है 0.045, ठीक है। तो ये आपका एवरेज रेंज ऑफ एरर है। एवरेज रेंज ऑफ एरर क्या है, 0.045, ये आपका एवरेज रेंज ऑफ एरर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू को अपना बढ़ाने के लिए, कि आप क्या कर सकते हो, इसमें ये चार क्वांटिटीज का मिनिमम वैल्यू भी निकाल के देख लो। मिनिमम वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 117, सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, मेरे हिसाब से शायद 117.06 आना चाहिए। फिर भी एक बार आप चेक करोगे अगेन, फिर आप इसमें फॉर्मूला में पुट करोगे और देखोगे कि क्या सेम आंसर आ रहा है, तो उसमें भी सेम आंसर ही आएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया डन। अब मैं चलता हूँ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की और, तो चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरे सामने फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग टाइप। देखो तो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, रिजोल्यूशन है, और इधर कुछ डेफिनेशंस गिवन है, तो आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा डेफिनेशन किसका है, राइट। तो देखो, द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड विथ इट्स सर्टेनिटी इज, मतलब कि इनपुट क्वांटिटी के सबसे स्मॉलेस्ट चेंज को जो हम मेजर कर सके या डिटेक्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, रिजोल्यूशन है ये, राइट। रिजोल्यूशन क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड विद इट्स सर्टेनिटी, ये होता है रिजोल्यूशन। सेंसिटिविटी क्या होता है, यूनिट चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट, मतलब कि इनपुट का जो कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो अगर आउटपुट में भी उतना ही चेंज देखने को मिल रहा है, तो वो जितना चेंज इनपुट में होगा उतना चेंज आउटपुट में होगा, या उससे ज्यादा चेंज आउटपुट में होगा, तो उस हिसाब से हम क्या डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। पर इनपुट के कितने चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, राइट। नाउ क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग विथ इट्स ट्रू वैल्यू, कि अगर हम मेजर किया कोई क्वांटिटी को और वो कितना करीब है ट्रू वैल्यू से, ये चीज हमें क्या बताती है, ये हमें एक्यूरेसी को बताती है, राइट, एक्यूरेसी, राइट, कि जितना ज्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब होगा उतना हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा, करेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब ये क्या, कितने बार वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है वही रीडिंग्स को अंडर द डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस, उस केस में वो किसको डिनोट करेगा, प्रिसीजन को डिनोट करेगा। तो ये प्रिसीजन मतलब कि क्या, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी दोनों किसके अंदर आता है, प्रिसीजन में। तो अगर मैं इसको समराइज करूं यहाँ पे, तो हमारा ए क्या है, ए हमारा इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू 3 है, तो A-3 कर देता हूं मैं यहाँ पे, A-3, B- हमारा 2 है एंड C-1 है। तो ये हमको देखने को मिला है मैच द फॉलोइंग में, राइट। तो आप इसको आराम से कर लिए होंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 की वैल्यू हमें कुछ गिवन है, R1 की वैल्यू कुछ गिवन है, R2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है। नाउ कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था और बोला था कि आप खुद भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता करके आएंगे, राइट। तो देखो यहां पे अगर मैं देखूं R1 इज इक्वल टू 25.5 क्योंकि बोला गया है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, ये हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ना R2 कितना है, R2 है हमारा 5.728, तो वो कितना है 1 2 3 4, ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। करेक्ट। नाउ अगर मैं क्या बोला गया है कि 2 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, R इक्विवेलेंट होने वाला है R1 प्लस R2। तो सिंपल सा ऐड करूं अगर मैं क्या 25.5 को ऐड करूं 5.728 से, तो मेरे पास कितना दिख रहा है, ये आ जा रहा है 28
28 आ गया इधर, और क्या दिख रहा है इधर, ठीक है 28, हाँ 7 5, तो ये आ गया 3 1 1 कैरी हुआ 5 5 1 ये, और ये हो गया अपना 2 नहीं 11 31 पॉइंट आ रहा है क्या, चेक करते हैं ऑप्शंस, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको चेक करते हैं एक बार। 5.728 ही वैल्यूज है ना, वैल्यूज अगर मैंने कुछ गलत तो नहीं क्लिक दिया, 5.728 ये वैल्यूज तो ले रहा हूँ मैं, ठीक है। R1 इतना है, R2 इतना है, अगर इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 8 2 ये हो गया आपका, ये आपका 3 हाँ 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, क्या आपका 2 हो गया, और ये हो गया आपका 2 1 कैरी ओवर 11 1 31.228 आ रहा है, ये तो आपका 31.228 आ रहा है। ऑप्शंस में फिर मैं शायद गलत नोट कर दिया हूँ, ऑप्शंस को 21.29 के हिसाब से कर दिया हूँ, तो इसको मैं क्या चेंज कर दूँ क्या, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं ऑप्शंस को लिख देता हूँ, आपका 31.228 31.2 31.22 एंड 31. नेक्स्ट ऑप्शन 31.2280 ये ऑप्शंस, राइट। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास आया 31.228 आया, ठीक है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब अगर ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये है 5 3 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कौन सा होना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता किए होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि कभी भी अगर ऐसा एडिशन होता है तो हम आंसर कौन सा चूज करते हैं, हम आंसर चूज करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। मतलब कि क्या, अगर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा आंसर भी जो आएगा ना वो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आएगा, मतलब कि क्या 31.2 तक ही आएगा ये। तो ये ऑप्शन क्या होने वाला है, बी होने वाला है, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि हमेशा हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम दोनों 4 होता, तो अगर दोनों 4 होता तो हम कौन सा यूज करते, 31.22 यूज करते, पर क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है तो हम यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही करेंगे, भले ही आंसर हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों ना हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप और थोड़ा सा सर्च करेंगे, इनके बारे में और पता करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, राइट। इसमें टाइप्स ऑफ एरर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस भी हो गए, थ्योरी भी हो गए, फॉर्मूलाज भी नोट कर लिया, पूरा हमने डिटेल्ड पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है, कंप्लीट एरर एनालिसिस हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका मेजरमेंट का हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।